गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दृष्टि पीसीएस की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है सलमान और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ये प्रोग्राम प्रत्येक बुधवार शाम 6 बजे अपलोड होता है, जिसमें करंट के ऊपर जो भी प्रश्न होते हैं जो आपके आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, तो उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। और ये जो सवाल है वो बीते हफ्ते कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के ऊपर आधारित होते हैं जो खबरें राज्य में चर्चा का विषय बनी रही होती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक बार अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक दृष्टि पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा की जो भी तिथि है वो धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है। और इसको ध्यान में रखते हुए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जानकारी है वो आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आज वो कौन से सवाल है जो आप सभी के लिए फ्रेम किए गए हैं। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा गोल्डन वीजा दिया गया है? विकल्प है कपिल देव प्रसाद, आनंद कुमार, सुभद्रा देवी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो विकल्प में 3 नाम दिए हुए हैं, इन्हें तीनों को वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अब यहां पर चूंकि जो सवाल पूछा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किसे हाल ही में गोल्डन वीजा दिया गया है, तो थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं गोल्डन वीजा के ऊपर। गोल्डन वीजा अभी तक अगर हम देखें तो मुख्य रूप से भारत में संजय दत्त को, शाहरुख खान को, रणवीर को दिया गया है। और अब जो है यहां पर आनंद कुमार जी को, जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं, उन्हें यह वीजा दिया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। इस वीजा के पीछे जो मुख्य कारण है, क्योंकि यह चूंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यह वीजा मुख्य रूप से अगर देखें तो जो भी विज्ञान के क्षेत्र में, साथ ही साथ संस्कृति और कला के क्षेत्र में जो भी रचनात्मक लोग होते हैं उनको यह वीजा दिया जाता है। और यह वीजा केवल सरकार के अधिकारियों द्वारा नामित लोगों को ही दिया जाता है। यह वीजा जो है संयुक्त अरब अमीरात में 10 साल के लिए रहने की अनुमति प्रदान करता है। साथ ही साथ यह वीजा, जिसे 6 महीने के लिए प्रवेश वीजा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जब यह एक्सपायर हो जाता है तो इसे रिन्यू भी किया जा सकता है, यानी कि समाप्ति पर इसको नवीनीकृत किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है। इसके अलावा जिसे यह वीजा प्राप्त होता है वह जीवन साथी और बच्चों सहित किसी भी उम्र के परिवार के सदस्यों और असीमित सहायता सेवाओं को प्रायोजित किया जा सकता है। यानी कि इस वीजा के मिलने से यह तमाम फैसिलिटी जो है सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी को मिलेगा। अब यहां पर देखिए कि अभी तक शाहरुख खान, संजय दत्त, बोनी कपूर, रणवीर सिंह, कमल हसन को यह वीजा मिल चुका है। गोल्डन वीजा धारक प्रायोजक या नियोक्ता के समर्थन के बिना संयुक्त अरब अमीरात में रह सकता है। तो यहां से देखिए कि प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आनंद कुमार हो जाएगा, जिन्हें वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। सवाल है, भारत में रेत खनन को रोकने की पहल के अंतर्गत संबंधित सही अधिनियम है? खान और खनिज विकास प्रबंधन अधिनियम 1957, खान और खनिज विकास अधिनियम 1957, खान और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दरअसल अभी हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा बिहार की तरफ रुख किया गया है। मुख्य रूप से जो भी खनन माफिया हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया है। और एक रिपोर्ट के अनुसार एक संभावना जताई जा रही है कि प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा यह वक्तव्य दिया गया है या यह संभावना जताई गई है कि तकरीबन 400 करोड़ रुपए जो है अवैध तरीके से खनन के द्वारा ब्लैक मनी में कन्वर्ट किए गए हैं। तो अभी हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार में भूमाफियाओं और जो खनन से संबंधित माफिया हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि खनन से पर्यावरण को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ जो राज्य का खजाना है, एक्सचेकर है, उसको भी भारी नुकसान हो रहा है। तकरीबन 400 का आंकड़ा, 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा बताया गया है। तो ईडी की जांच के तहत जो पहला मामला अभी देखा गया है जनता दल यूनाइटेड के एमएलए राधा चरण शाह से संबंधित है। वही दूसरा मामला जो है आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक जगनारायण सिंह तथा सतीश कुमार सिंह से संबंधित है। तो यह पूरा का पूरा मामला रहा जिसकी वजह से यह सवाल फ्रेम किया गया है। तो अब देखिए भारत में रेत खनन से संबंधित कुछ प्रावधान है, कुछ दिशा निर्देश है, कुछ गाइडलाइंस है और उनका पालन करते हुए ही
खनन किया जा सकता है या उसको लाइसेंस दिया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत देखिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957, पर्यावरण प्रभाव आकलन 2006, सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016, रेत खनन हेतु प्रवर्तन और निगरानी दिशा निर्देश 2020। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान है, दिशा निर्देश है, जिसके अंतर्गत भारत में रेत खनन को वैध तरीके से खनन किया जा सकता है। तो यहां पर देखिए जो विकल्प सी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खान और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957। तो प्रश्न का उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण कहां किया जा रहा है? बक्सर, वैशाली, पटना या फिर नालंदा? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का जो निर्माण किया जा रहा है यह बिहार के पटना शहर में किया जा रहा है। तो पटना में भी कहां पर किया जा रहा है? तो पटना में राजेंद्र नगर के प्रेमचंद गोलंबर स्थित मोइनुल हक स्टेडियम के पास दिवंगत राष्ट्रपति और साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में यह देश का सबसे बड़ा साइंस सेंटर होगा जिसका निर्माण किया जा रहा है। तकरीबन 21 एकड़ में इसका निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर 5 अलग अलग गैलरियां मौजूद होंगी और प्रत्येक गैलरी में 8 से 10 प्रदर्शन लगाए जाएंगे, जिसमें बीए साइंटिस्ट गैलरी, स्पेस एस्ट्रोनॉमी गैलरी, सस्टेनेबल प्लैनेट गैलरी, बॉडी एंड माइंड गैलरी व बेसिक साइंस गैलरी में प्रदर्शन लगाए जाने हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भी प्रमुख वैज्ञानिक है उनके बारे में जानकारी साझा की जाएगी। साथ ही साथ इंडियन स्पेस प्रोग्राम से जो भी जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको भी साझा किया जाएगा। इसके अलावा गैलरी में विजिटर्स को कार्बन फुटप्रिंट, मानव शरीर के अंगों की उपयोगिता और स्कूली सिलेबस से संबंधित विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों को प्रोजेक्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से इसका निर्माण आप देखिए, ये बाहर का एक चित्र है, आप इसे देख सकते हैं। साइंस सिटी का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। तो इसका निर्माण कहां पर किया जा रहा है? पटना में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है बिहार इंटर्नशिप नीति के तहत कितने रुपए की छात्रवृत्ति या स्टाइपेंड अंग्रेजी में कहें तो दी जाएगी? 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000? अभी हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट के द्वारा बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दे दी गई है और इसके अंतर्गत जो देखें जो छात्रवृत्ति या स्टाइपेंड दी जाएगी वो 10,000 रुपए छात्रों को दी जाएगी। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। और इसके अंतर्गत यहां पर यह बात ध्यान रखिए कि यह जो छात्रवृत्ति होगी, यह जो इंटर्नशिप नीति मंजूर की गई है, यह केवल और केवल बिहार के ही छात्रों को, यानी कि उनका जो डोमिसाइल है वह बिहार का ही होना चाहिए। किसी अन्य राज्य के छात्रों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ऐसे छात्र और छात्राएं जो कि इंजीनियरिंग से जुड़े हैं उन्हें ही यह स्टाइपेंड या छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो बिहार के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में पढ़ने वाले सभी इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को सरकार ने इंटर्नशिप नीति स्वीकृत कर दी है। इसके तहत 10,000 रुपए इंटर्नशिप के रूप में दिया जाएगा। और क्या है कि जो छात्र होगा वह मूल निवासी होगा कहां का? बिहार राज्य का, तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकेगा। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि 10,000 रुपए। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गायों की संख्या के आधार पर राज्य का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो अगर राज्य में हम गायों की बात करें तो देश में जो कुल गाय हैं उनकी अगर बात करें तो 19.25 करोड़ गाय जो है पूरे देश में है और इसका लगभग 8% यानी 7.95% जो गाय है वो अकेले बिहार राज्य में। हालांकि बिहार राज्य में अगर हम देखें तो जो भी गाय पाई जाती है उनकी जो मुख्य जो नस्लें हैं वो बिहार से ना होकर के बल्कि अन्य राज्यों से भी हैं, लेकिन दो मुख्य रूप से पूर्णिया और बचौर जो नस्लें हैं ये बिहार से ही जुड़ी हुई हैं। अब यहां पर देखें कि बिहार राज्य में कितनी गायें हैं इस 19.25 करोड़ में से, तो केवल 1.54 करोड़ जो गाय हैं वो बिहार राज्य में ही है। लेकिन इनमें बिहार की मूल नस्ल की गाय ना के बराबर है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हाइब्रिड नस्ल और दूसरे राज्यों से लाई गई गाय ही यहाँ पर रह रही है। गायों की संख्या के लिहाज से देखें तो इसका स्थान जो है चौथा स्थान है। अब यहाँ पर देखिए पूर्णिया और बचौर ये जो नस्लें जो बिहार राज्य की ही हैं ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो वर्तमान में दूसरे राज्यों से लाई गई और हाइब्रिड नस्लों की गाय जो है उनका ही दूध जो है बिहार के लोग पीते हैं और उसी पर निर्भर है। तो पूर्णिया नस्ल की जो गाय, पूर्णिया नाम से ही आप देख सकते हैं, पूर्णिया एक स्थान है बिहार में, अररिया, कटिहार, माधेपुरा, किशनगंज, सुपौल में ही कहीं कहीं पाई जाएंगी। वही जो बचौर नस्ल की गाय है
वह दरभंगा, सीतामढ़ी और मधुबनी के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों नस्लें हैं, मूल नस्लें हैं बिहार की, वह बिहार के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। सवाल इस पर पूछा जा सकता है क्योंकि यह जो रिपोर्ट आई है यह गायों की संख्या से संबंधित है। तो कहां पर कौन सी नस्ल पाई जाती है बिहार राज्य में, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि सुमेलन करने के लिए इस तरह के सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं। तो यहां से देखिए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि चौथा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न बनाया गया है, हाल ही में ट्रैफिक ऑडिट करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। ट्रैफिक के मामले में अगर देखें तो अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट जारी की गई थी और उस रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम देश में वह स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना के केसेस देखे गए हैं। वहीं उसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार जो है देश का वह दूसरा स्थान है जहां पर सर्वाधिक सड़क दुर्घटना के मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में जो दुपहिया वाहन है उनकी खरीदारी की मामले की अगर बात करें तो जो देश का औसत दुपहिया वाहन बिक्री दर है उससे भी ज्यादा बिहार में है। यानी कि बिहार की जो दुपहिया वाहन को लेकर के बिक्री दर है वह देश के औसत बिक्री दर से भी ज्यादा है। अब चूंकि यहाँ पर दुपहिया वाहनों की जो बिक्री दर है ज्यादा है तो यहाँ पर सड़क दुर्घटना के मामले भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो देश भर में दूसरा स्थान है बिहार का जहां पर सड़क दुर्घटना के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पर जो अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो बिहार के 5 ऐसे स्थान हैं जहां पर वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराया जाएगा। वह कौन कौन से स्थान है? तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ। यहाँ पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और सुव्यवस्थित करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराया जाएगा और इसके लिए राज्य के पुलिस मुख्यालय में एडीजी यातायात सुधांशु कुमार और फरीदाबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर रोहित बलूजा के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो यह जो संस्थान है जो फरीदाबाद में स्थित है इसकी एक टीम 5 शहरों में अलग अलग समय और अलग अलग स्थितियों में विस्तृत अध्ययन करेगी वैज्ञानिक तरीके से, जिसकी रिपोर्ट आगे आने वाले 4-5 महीनों में सबमिट की जाएगी और इस रिपोर्ट के आधार पर इन शहरों के अंदर इससे जुड़े नेशनल एवं स्टेट हाईवे समेत अन्य प्रकार की जो भी सड़कें हैं उन पर 500 किलोमीटर की लंबाई में ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने से संबंधित बातें शामिल होंगी। बिहार इस तरह की यातायात व्यवस्था का वैज्ञानिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बन जाएगा। तो यहां से देखिए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि इस तरह का ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न है, दरभंगा में बनने वाले राज्य के दूसरे एम्स के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए का बजटीय आवंटन किया है? 1064 करोड़ रुपए, 1164 करोड़ रुपए, 1264 करोड़ रुपए या 1564 करोड़ रुपए। तो आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया था। यह बजट अंतरिम बजट था जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था। तो इसी में देखिए कि बिहार राज्य में जो दूसरा एम्स प्रस्तावित है बनने के लिए, ये कहां पर प्रस्तावित है? यह दरभंगा में प्रस्तावित है। यहाँ पर लैंड एक्विजिशन को लेकर के काफी मामला चर्चा में रहा है क्योंकि भूमि अधिग्रहण को लेकर के काफी ज्यादा यहाँ पर देखिए दिक्कतें आई थी, लेकिन अब यहाँ पर भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो समस्या थी वो सॉल्व कर ली गई है और बहुत ही जल्द यहाँ पर एम्स का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखिए यह दूसरा एम्स है तो बिहार का जो पहला एम्स है वो कहाँ पर है? वह पटना में है। अब आपको यह बताना है कि पहला जो एम्स बिहार में बना था वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बना था, किस वर्ष बना था, ये आपको बताना है और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि उस वक्त उपराष्ट्रपति कौन थे। ये तीनों काम आपको कमेंट सेक्शन में करना है। आपको पता है तो बहुत ही बेहतर, तुरंत फटाफट अपना जवाब दर्ज कर दीजिए, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करिए जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो भी थोड़ा इनहेंस होगी, बढ़ेगी। तो इसके लिए जो बजटीय आवंटन किया गया है वो 1264 रुपए का किया गया है। तो यहां से देखिए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 1264 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याएं थी उनको सॉल्व कर लिया गया है और यहाँ पर दरभंगा के शोभन बाईपास में जमीन को स्वीकृति दे दी गई है और इसके लिए जो है 1264 रुपए का बजटीय प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। 15 फरवरी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन एवं दरभंगा में जो एम्स बनाया जाएगा उसका शिलान्यास भी किया जा सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है।
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत दरभंगा एम्स के निर्माण को स्वीकृति दी गई थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि किस योजना के अंतर्गत दरभंगा में दूसरे एम्स के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। तो वह योजना है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो प्रश्न का उत्तर यहां से देखिए विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 1264। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बिहार राज्य को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विकल्प है बेस्ट डिजाइन, बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन, बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट का आयोजन जो है मुंबई में अभी हाल ही में किया गया था, जिसमें बिहार राज्य के पर्यटन विभाग को बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। इसके अंतर्गत अगर देखें तो बिहार में जो भी पर्यटन स्थल हैं उनको और भी ज्यादा सुदृढ़ बनाना, साथ ही साथ उनको बेहतर बनाने और उनके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह अवार्ड जो है बिहार पर्यटन विभाग को दिया गया है। और हाल ही में बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 4 पर्यटन स्थलों को केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकसित किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। राज्य पर्यटन विभाग की अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो राज्य में जो सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल है वह राजगीर है। तो यह रिपोर्ट की बात रही। अब आपको यहां पर यह भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि पहला स्थान तो राजगीर है सबसे ज्यादा पसंदीदा, लेकिन राजगीर के बाद वह दूसरा स्थान कौन सा है जो इस रिपोर्ट के अनुसार दूसरा सबसे ज्यादा पसंदीदा स्थान है बिहार राज्य में। तो यहां पर देखिए इस तरह से चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बिहार को मिला बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन सम्मान। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? मुंबई में किया गया था आयोजन। किसका? आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट को। तो किसको दिया गया है? पर्यटन स्थलों को बेहतर और उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बिहार पर्यटन विभाग को दिया गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यानी बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन। अगला प्रश्न है राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 500 ग्राम। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें देश भर में कितनी गायें हैं, बिहार राज्य में कितनी गायें हैं, गायों की संख्या के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान है, इससे संबंधित सवाल को हम लोग अभी डिस्कस भी कर चुके हैं। तो उसी रिपोर्ट में एक बात यह भी शामिल की गई है कि बिहार राज्य में अभी हाल फिलहाल में जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है वह 400 ग्राम प्रति व्यक्ति है। वहीं अगर हम देश के मामले में बात करें तो संपूर्ण देश में जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है वो 444 ग्राम है। और आने वाले कुछ समय में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बिहार में प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है वह समूचे देश में जो 444 ग्राम प्रति व्यक्ति है उससे भी ज्यादा हो जाएगी। यानी कि बिहार राज्य में काफी लार्ज स्केल पर दूध का उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए गायों के बारे में हम पहले प्रश्न में डिस्कस कर ही चुके हैं, तो यहाँ पर हमें ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। तो मोटे मोटे तौर पर दूध उत्पादन की बात करें तो बिहार राष्ट्रीय औसत से भी आगे है। बिहार में 7.3% की दर से दूध का उत्पादन हो रहा है, जबकि राष्ट्रीय औसत अगर हम देखें तो 5.29% ही है। और वहीं बिहार में प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है वो 400 ग्राम है, जबकि राष्ट्रीय औसत 444 ग्राम है। इसमें भी बिहार जल्द ही राष्ट्रीय औसत से आगे निकलकर सरप्लस दूध स्टेट बनने की ओर अग्रसर है। और हो सकता है आने वाले कुछ समय में बिहार जो है ये 440 ग्राम की जो उपलब्धता है पूरे देश में इसको क्रॉस करके सरप्लस दूध स्टेट बन जाए। तो यहां से देखिए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 400 ग्राम हो जाएगा। और ये रहा आज के वीडियो का अंतिम सवाल। हमें उम्मीद है कि इन सवालों के माध्यम से जो सूचना और तथ्यों को आप सभी तक पहुंचाया गया वो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे आगामी परीक्षा में। और चलते चलते अंत में एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक दृष्टि पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जानकारी होती है वो समय समय पर लगातार आप सभी को मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।